अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे हमारे प्लेटो सीरीज़ के दूसरे डायलॉग दी अपॉलजी पे। पहले हमने पढ़ा था यूथिफ्रो, जिसमें जो मेलेथुस था उसने सोक्रेटिस पे जो इल्ज़ाम लगाए थे वो ये थे कि गलत गलत बिलीफ सिखाता है यूथ को। सोक्रेटिस नए नए खुदा ईजाद करता है, अलग स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाता है। तो आज जो है अपॉलजी डायलॉग में आज सिर्फ डिफेंस है। उन सारी चीज़, सारे जो इल्ज़ाम लगे उन सब इल्ज़ामात का डिफेंस है। अपॉलजी जैसी कोई चीज़ नहीं है इसमें, और ये डायलॉग भी नहीं है कोई, ये सिर्फ एक डिफेंस है जो सोक्रेटिस जूरी के सामने पेश करेगा। अपॉलजी जहाँ तक मुझे लगता है प्लेटो ने शायद प्लेटो ने इसका नाम अपॉलजी इसलिए रखा है क्योंकि जो अक्सर ऐसा होता है ना यार, कमज़ोर जहन जो होते हैं, आप उनके सामने अगर कोई ऐसी बात करो तो वो ऑफेंड हो जाते हैं उस चीज़ पे कि यार ऐसे कैसे बोल दिया। तो हो सकता है शायद प्लेटो, क्योंकि प्लेटो ने तो ये पूरा केस अपनी आंखों से विटनेस किया था ना, प्लेटो वहाँ था। तो प्लेटो ने हो सकता है शायद इस डायलॉग का नाम अपॉलजी इसलिए रखा हो क्योंकि वो जानता था कि सोक्रेटिस की टीचिंग्स इनके दिमागों पे किस तरह असर कर रही हैं। मे बी इसलिए हो, ये मेरी समझ है। आपकी अगर कुछ अपनी इंटरप्रिटेशन है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ तो ये यार, मैं आपको बोलूँगा कि 5 चीज़ें इस डायलॉग में ऐसी हैं, 5 सवाल ऐसे हैं जो आपको या तो ये एक्सप्लेनेशन सुनते टाइम अपने आप से पूछनी चाहिए पॉज कर करके, या फिर जब ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाए तो आप तसल्ली से कहीं बैठ के अपने आप से ये सवाल पूछिएगा। पहला सवाल ये कि सच बोलना कितना ज़रूरी है, सच की वैल्यू क्या है, सच बोलना ज़रूरी है भी या नहीं। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास वो विजडम है जो आप क्लेम करते हो कि मेरे पास है। फॉर एग्जांपल, जैसे अक्सर जगहों पर ऐसा होता है, पब्लिक प्लेसेस हों या जहाँ आप काम करते हो, वहाँ पर जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना, वो ये क्लेम भी करता है कि यार मैं वाइज भी हूँ, मैं समझदार भी ज़्यादा हूँ। तो आप अपने आप से पूछें, क्योंकि देखें सोसाइटी में चेंज लाने सोसाइटी में चेंज लाने की शुरुआत ये है कि आप अपने अंदर कितना चेंज ला सकते हो। आपका अपना जो है वो आप अपने बारे में कितना जानते हो। तो आप अपने आप से ये सवाल पूछिएगा कि जो है वो आप वो विजडम आपके पास है जो आप क्लेम करते हो, क्या वाकई में आपके पास वो विजडम है या नहीं। तीसरी चीज़, क्या आपके पास डिवाइन इंट्यूशंस हैं, आपके पास कोई डिवाइन इंट्यूशन है, या आसान उसमें बोलें लफ्ज़ों में तो ज़मीर, क्या आपके पास वो ज़मीर है जो आपको अच्छा काम करने पर पुश करता है और गलत काम करने पर आपको मतलब पीछे खींचता है कि नहीं यार ये काम गलत है। चौथी चीज़ ये कि सोसाइटी में आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। नो डाउट सोसाइटी से हम लोग बहुत सी चीज़ें हैं जो सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम गेन कर रहे हैं, बट हम दे क्या रहे हैं सोसाइटी को। ये एक मेन जो है वो एक तरीके से समझ लो आप, ये एक मेन सवाल होना चाहिए इस डायलॉग का, क्योंकि बेसिकली है यही ना, डायलॉग है इसी बात पे। और जो पांचवी चीज़ है पांचवी चीज़ ये है कि मौत का डर होना ज़रूरी है या नहीं। मौत का डर होना इंसान के लिए ज़रूरी है या नहीं। अब हम शुरू करते हैं अपने डायलॉग को। तो डायलॉग स्टार्ट होता है ऐसे कि सोक्रेटिस जो है वो जूरी में है, जूरी में उसके एक्यूजर्स हैं। अच्छा, पहले जूरी में कोई जज वज नहीं होते थे ना, मतलब एथेंस में जूरी ऐसे होती थी। अब तो मॉडर्न कोर्ट्स हैं, एक जज होता है बाकायदा जो फैसला सुनाता है, पर एथेंस में ऐसा नहीं था। एथेंस में ये था कि जो आवाम है वही फैसला सुनाती थी वोट कास्टिंग के ज़रिए। तो जितने वोट्स गिल्टी के होते थे, अगर गिल्टी के वोट ज़्यादा हैं तो बंदा गिल्टी, और अगर नॉन गिल्टी के ज़्यादा हैं तो बंदा नॉन गिल्टी। तो ऐसे होता था। सोक्रेटिस के जो 3 मेन एक्यूजर्स हैं वो मेलेथुस हैं, लाइकन हैं और एनेथुस हैं। तो सोक्रेटिस कहता है कि यार ये जितने भी मेरे ऊपर एक्यूजेशन है ना, जितने भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम हैं, इन सारे इल्ज़ामात पर मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि तुम लोगों को शुरू से ये बताया गया है कि सोक्रेटिस को बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें करनी आती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे कोई तकरीर करनी नहीं आती, ना मैंने कोई ऐसी टीचिंग रिसीव की है और ना मैं ऐसी कोई प्रीचिंग्स करता हूँ। मैं यहाँ खड़े होकर जो बात बोलूँगा वो मेरा फर्स्ट थॉट होगा। जो चीज़ पहले मेरे दिमाग में आएगी वो मैं ब्लंट होके बोलूँगा, मैं कुछ ढका छुपा के नहीं बोलूँगा। ना तो मैं अपने किसी डिफेंस, मतलब
पूरे डिफेंस में मैं कोई लेमिनेटेड वर्ड्स आपके सामने पेश नहीं करूँगा, जो बात है वो एज इट इज़ मैं आपको बोल दूंगा ब्लंट होके। तो वो कहता है कि यार सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं जो है वो कोई अकम्पलिश्ड स्पीकर नहीं हूँ, मुझे तकरीरें करनी नहीं आती, जैसा कि एरिस्टोफेनीस के डायलॉग में मुझे दिखाया गया है। बेसिकली एरिस्टोफेनीस का एक डायलॉग है दी क्लाउड्स, हम कभी इसके डायलॉग्स भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं। तो दी क्लाउड्स में होता ये है भाई, एक आदमी होता है जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है और वो बड़ा परेशान होता है ना, तो कुछ लोग उसको ये मशवरा देते हैं कि तुम तकरीर करना सीखो, अच्छी तकरीर करना सीखो, ताकि जो तुम्हारे डेट कलेक्टर्स आएँ जब, तो या तो तुम उनसे मोहलत ले सको या अपना कर्जा माफ़ करा सको। तो वो सुनता है ऐसा कि एक एकेडमी है जहाँ पर एक आदमी है थिंकरी करके, वो बेसिकली सोक्रेटिस को ही यहाँ पर मेंशन किया गया। तो वो आदमी जो है तकरीरें करना सिखाता है, तो तुम उसके पास जाओ, उससे तकरीर वगैरह सीखो और अपने फेवर में कर लो सारी चीज़ें। अब जो बंदा जिस पे कर्जा होता है उसकी जाहिर सी बात है उम्र ज़्यादा होती है, तो वो अपने बेटे को बोलता है कि यार मैं अपने बेटे को सिखाऊं ये। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हर दौर होता है ना, हर दौर में कुछ स्किल्स होती हैं जो बहुत वैल्यूबल होती हैं। जैसे आज के दौर में एआई की स्किल बहुत वैल्यूबल है, वेब डेवलपमेंट हो गई, कॉपी राइटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूबल हैं। तो हर ज़माने की अपनी एक वैल्यूबल स्किल है। उस ज़माने में अच्छा बोलना, अच्छी तकरीरें करना एक वैल्यूबल स्किल होती थी। तो जो बंदा जिस पे कर्जा होता है भाई, वो अपने बेटे को लगाता है थिंकरी में और बोलता है कि तुम जो है वो सीखो। अब वो बेटा जो है सोक्रेटिस से इतना अच्छा सीख लेता है कि बाद में आगे चल के उस प्ले में वो अपने बाप पे हाथ उठाता है, मारता है ना उसको, तो वो उस चीज़ को भी जस्टिफाई कर देता है जूरी और सिटीजन्स के आगे कि मैंने अपने बाप को मारा तो मैंने सही किया, मैंने गलत नहीं किया। तो सोक्रेटिस कहता है कि यार मेरे ऊपर तो इस तरह के प्लेस लिखे गए हैं, मेरी तो इमेज इस तरह की आप लोगों के आगे डिफ़ाइन कर दी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मैं अच्छा बोलना जानता हूँ और ना मुझे कोई तकरीरें करना आती है। बेसिकली सही भी था, क्योंकि आप सोक्रेटिस का कोई भी डायलॉग देखेंगे आगे भी या अभी जो पिछला हमने देखा वो भी, सोक्रेटिस जवाब नहीं देता है। सोक्रेटिस बेसिकली सवाल पूछता है और वो सवाल ही उसके ऐसे होते हैं कि फिर जो है वो बंदा आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता है, उसके सवाल इस तरह के होते। तो वो सवाल ही करता है, वो आर्ग्यूमेंट जो है बेसिकली सवालों के बेसिस पे ही होते हैं, उसके अपने कोई जवाब नहीं होते। तो भाई अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो सोक्रेटिस बोलता है कि भाई सबसे पहले तो मेलेथुस ने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया ना कि मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, मैं गलत बिलीव्स वो करता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो इल्ज़ाम लगे हैं इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, इन लोगों ने मेरे ऊपर क्यों ये इल्ज़ाम लगाया। तो वो कहता है कि भाई स्टार्ट ऐसे लेता है अपने उसका डिफेंस का, कहता है मेरा एक दोस्त था कायरोफोन, जिसको पूरा एथेंस जानता है, आप लोग जो यहाँ बैठे हो ये भी सब जानते हैं। वो मशहूर था सिर्फ अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए, गुस्सा जल्दी आ जाता था उसको, इम्पल्सिव नेचर था उसका। तो कहता है वो एक दफ़ा गया डेल्फी के टेम्पल में, जो प्रीस्टेस थी वहाँ की पाइथिया, उससे उसने जाके पूछा कि भाई यहाँ पर कोई वाइज है, सोक्रेटिस से ज़्यादा कोई वाइज है। तो पाइथिया कहती है कि नहीं, यहाँ सोक्रेटिस से ज़्यादा कोई वाइज नहीं है। अब इसका मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। टेम्पल ऑफ डेल्फी आप ऐसे समझ लो जैसे कि हर रिलीजन में हर रिलीजन वालों के लिए एक ऐसी जगह होती है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुकद्दस होती है। तो एथेंस के लिए भी एक डेल्फी में टेम्पल था जो कि बहुत मुकद्दस था। वहाँ के कोई भी क्या बोलेंगे उसको, डिसीजंस लेने होते थे, कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन, कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन, तो वहाँ पे फैसले हुआ करते थे। और वहाँ पर जो प्रिस्टेस थी पाइथिया, वो बेसिकली ओरेकल थी अपोलो की, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में जो अपोलो गॉड है वो गॉड ऑफ लाइट, एनर्जी, म्यूज़िक, वो इन सब का गॉड है। अच्छा, अब ये जो पाइथिया ने बोला था ना कि सोक्रेटिस से ज़्यादा कोई वाइज नहीं है, बेसिकली ये जो होते हैं ना टेम्पल ऑफ डेल्फी में जितनी भी पेशन गोइयाँ होती थी वो सारी ऐसे होती थी एक पहेली की तरह, एक पजल की तरह, या तो कोई शेर सुना दिया, कोई वाक्य सुना दिया, वो क्लियर बात नहीं होती थी। तो सोक्रेटिस कहता है कि जब मेरे पास कायरोफोन वापस आया एथेंस, उसने मुझे बताया कि भाई डेल्फी में जो है वो पाइथिया कहती है कि तुमसे ज़्यादा वाइस नहीं है कोई, तो मैं ये जानने में लग गया, क्योंकि ये मेरा काम है। अगर मुझ तक कोई इंटरप्रिटेशन, कोई पेशन गोई मुझ तक पहुंची है,
तो ये मेरा काम था कि जो है वो मुझे इसके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, और मैं वही कर रहा था। और फिर मैंने अपने आप से एक ज़्यादा वाइज इंसान ढूंढने के चक्कर में मैंने पोइट्स से बात की, मैंने पॉलिटिशियन से बात की, मैंने क्राफ्टमैन से बात की, और सबसे एक ही चीज़ एक्सपीरियंस की कि जो ये लोग बोलते हैं ना कि मैं इतना वाइज हूँ, मैं उतना वाइज हूँ, इनमें से कोई भी उतना वाइज नहीं है। जो विजडम ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारे पास ये विजडम है, वो विजडम उनके पास नहीं। हाँ, हो सकता है ये लोग अपने अपने परसूस में जो है, अपने अपने कामों में इनके पास विजडम हो, बट इनके पास वो विजडम नहीं है जो ये क्लेम करते हैं। लाइफ के अदर परसूस में इनकी कोई विजडम नहीं है। और इसी वजह से शायद ये 3 लोग जो हैं वो ज़्यादा ऑफेंड हो गए, क्योंकि जाहिल की पहचान यही होती है कि जब उसको कोई बात, हक की बात उसको बताई जाती है तो वो बड़ा गुस्से में आ जाता है। आप मतलब अगर किसी इंसान को बोलो कि तुम गलत कर रहे हो, तो ये बेसिकली ऐसा ही है कि वो जो है फिर गुस्से में आ जाएगा कि तुमने मुझे गलत कैसे बोल दिया ये वो। तो मेलेथुस जो था वो पोइट था, और लाइकन जो था वो क्राफ्टमैन था, और एनेथुस जो है वो पॉलिटिशियन था। तो वो कहता है कि यार मेरे ऊपर ये जो वजह है ना, जो मैं अभी जूरी में खड़ा हूँ, वो शायद यही वजह है कि मैंने इन तीनों की कम्युनिटीज़ को हिट कर दिया, और ये तीनों ऑफेंड हो गए, एंग्री हो के इन लोगों ने मुझे यहाँ पर मेरे ऊपर केस कर दिया, मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। तो फिर वो बोलता है कि चलो अब हो गया है तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फिर वो मेलेथुस को बोलता है कि यार तुम, अब जाहिर सी बात है मेन एक्यूजेशंस तो मेलेथुस की थी ना, तो कहता है कि तुम मेलेथुस मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो इल्ज़ाम है मेरे ऊपर, जो तुम कहते हो कि मैं जो है वो गॉड को नहीं मानता हूँ, मैं अलग अलग स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाता हूँ, और मैं यूथ को करप्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे ये बताओ, सबसे पहला जो तुम्हारा सवाल है कि मैं जो है वो गॉड को नहीं मानता हूँ, तुम कहते हो कि मैं गॉड को नहीं मानता हूँ, तो ज़रा मुझे बताओ कि क्या मैं गॉड, तुम्हारी तो जो एफिडेविट में तुमने स्टेटमेंट लिखी है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं गॉड को बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ, मैं एथियस्ट हूँ और इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है, या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं किसी खुदा को मानता हूँ और जो है वो प्रीचिंग भी यही करता हूँ कि उस खुदा को सब माने। तो अगर तो दूसरा वाला केस है कि मैं किसी खुदा को मानता हूँ और मैं दूसरों को भी यही कहता हूँ कि तुम भी वही खुदा मानो, तो देखो फिर मैं एथियस्ट नहीं हूँ, मैं एक गॉड को मानता हूँ, मेरा उस पर ईमान है, तो मैं एथियस्ट नहीं हूँ और मैं इसके लिए गिल्टी भी नहीं हूँ। तो बताओ तुम्हारा मतलब, मुझे क्लियर करो थोड़ा सा कि तुम्हारा इल्ज़ाम क्या है। तो मैंने तो कहता है भाई मैं ये कहता हूँ कि तुम खुदा को ही नहीं मानते हो, तुम एथियस्ट हो, तुम खुदा को मानते ही नहीं हो। तो सोक्रेटिस कहता है यार ये तो तुम्हारी अपनी एफिडेविट में कॉन्ट्राडिक्शन है ना, इसका मतलब तुम यूथ के बारे में क्या वही नहीं हो, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है यूथ की, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है यूथ से, तुम बस जो है वो अपनी बात कर रहे हो, तुम्हें बस यहाँ ला के मुझे खड़ा करना था, तुमने कर दिया, बट तुम्हारा इस पर कोई वो नहीं है, तुम्हारी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है कि यूथ को फ़ायदा मिले और ऐसा कुछ हो। तो फिर कहता है कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे है कि देखो तुम एक जगह कहते हो कि मैं गॉड को नहीं मानता हूँ, फिर तुम वहीं उसी एफिडेविट में लिखते हो कि सोक्रेटिस न्यू स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाता है। तो मैंने तो मुझे बताओ कि स्पिरिट्स क्या होते हैं फिर, अगर मैं गॉड को नहीं मानता तो स्पिरिट्स क्या होते हैं? क्या स्पिरिट्स गॉड की बनाई हुई चीज़ नहीं है? क्या स्पिरिट जो है वो डिवाइन नहीं होती? मतलब स्पिरिट्स भी तो अच्छी बुरी होती है ना। तो कहता है कि क्या डिवाइन नहीं होती? और ग्रीक मैथोलॉजी में तो ऐसा है ना कि बहुत सारे स्पिरिट्स ही हैं जो गॉड भी हैं और गॉड की औलादें भी थीं। जूस की भी औलादें स्पिरिट थी कुछ, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में आगे चल के। तो मैंने तो कहता है हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ कि स्पिरिट्स जो हैं वो गॉड की बनाई हुई चीज़ें हैं, और स्पिरिट्स गॉड होते भी हैं, गॉड की बच्चे भी होते हैं। तो सोक्रेटिस कहता है ये कैसी बेवकूफ़ाना बात है कि एक जगह तुम मुझे कह रहे हो कि मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, फिर तुम मुझे कह रहे हो कि मैं स्पिरिचुअल चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो अगर मुझे बताओ नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? जो बंदा जिस चीज़ के बारे में मानता ही नहीं है वो उसकी टीचिंग कैसे देगा, वो उसकी प्रीचिंग्स कैसे करेगा? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। मैं स्पिरिचुअल चीज़ें सिखा रहा हूँ, इट मीन्स मैं गॉड को मानता हूँ। और अब आते हैं तुम्हारा जो तीसरा इल्ज़ाम है कि मैं यूथ को करप्ट कर रहा हूँ। तो अच्छा भाई, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि यूथ को सुधार कौन रहा है? फिर मैं अगर ख़राब कर रहा हूँ तो यूथ को सुधारता कौन है? तो मैंने तो कहता है भाई ये लोग सुधारते हैं जो यहाँ बैठे हैं, जो लॉ बने हैं हमारे, जो जूरी मैन हैं, जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं कानून के, वो लोग सुधारते हैं। तो सोक्रेटिस कहता है ये कैसी बात है यार, मतलब मैं अकेला जो है वो बिगाड़ रहा हूँ यूथ को,
और बाकी सब मिलके यूथ को सुधार रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन सी बात है ना। एक बंदे का इतना कैसे हो सकता है इंप्रेशन कि बाकी पूरी कौम जो है वो यूथ को सही कर रही है और मैं अकेला ख़राब कर रहा हूँ? ये तो बिल्कुल बचकाना सी बात है, इस पर तो कोई डिफेंस भी नहीं बनता। तो वो जूरी को कहता है कि भाई आप देख लो, ये मेरे ऊपर जो लगे थे इल्ज़ाम, इन पे तो मैंने आपको डिफेंस इन पे तो बनता ही नहीं है। ये तो इल्ज़ाम इस तरह है कि एक जगह वो मतलब अपने एफिडेविट में कह रहा है कि मैं खुदा को मानता हूँ लेकिन मैं खुदा को नहीं मानता। तो ये कैसी बात हो गई? मैं अगर खुदा को ना मानूँ तो मैं उसकी कोई बनाई हुई चीज़ पे कोई टीचिंग्स भी तो ना करूँ ना फिर, बट मैं कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं खुदा को मानता हूँ। तो ये मैंने तो उसने झूठ बोला है आप लोगों से। बेसिकली ये इसको खुद भी नहीं पता कि यूथ की ज़रूरत क्या है, इसको अपना रोल नहीं पता यूथ में करना क्या है। और मैं जाहिर सी बात है 70 साल की उम्र गुजार चुका हूँ और मेरे पास तो डिवाइन इंट्यूशंस है, मुझे तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे तो डिवाइन इंट्यूशंस बचपन से आ रही है। मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे वो अंदर से मेरी एक आवाज़ आती है कि मैं उसको ना करूँ कुछ, अगर गलत करता हूँ तो ये तो मेरे ऊपर तो ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए। तो फिर जो है भाई ये कहानी निकलती है। उसके बाद जूरी मैन जो है, जितने भी लोग बैठे हैं जूरी में, वो कहते हैं कि एनेतुस कहता है, बाकी जो जूरी मैन है, एनेतुस है और बाकी जितने भी एक्यूजर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हम तुम्हें जो है वो छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारा एक कंडीशन पे छोड़ेंगे हम तुम्हें कि तुम ये जो टीचिंग्स कर रहे हो ना सारी, ये बंद कर दो। जो टीचिंग कर रहे हो, जो सवाल जवाब पूछ रहे हो, जो ये सारे काम कर रहे हो, इन सबको तुम बंद कर दो। सिटीजन्स को डिस्टर्ब मत करो और फिर जो है वो हम ये केस वापस कर लेंगे, हम छोड़ देंगे तुम्हें। तो वो कहता है कि नहीं यार, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों से ज़्यादा मेरे लिए तुम लोगों से ज़्यादा मेरे खुदा की बात की वैल्यू है। वो जो डेल्फी में ओरेकल ने जो कहा था, तो मेरे लिए तो वो ज़्यादा अहम है, मैं वो काम करूँगा। अब तुम मुझे अगर एग्जाइल कर दोगे तो भाई मैं एग्जाइल होने के बाद भी जहाँ भी जाऊँगा मैं ये प्रीचिंग्स तो नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात ये कि मौत से मुझे डर नहीं लगता। अगर तुम मुझे एग्जीक्यूट कर दोगे तो ये मुझे नहीं पता ये मेरा कैसा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ मौत है क्या। मुझे तो पता ही नहीं है मौत क्या, तो मैं डरूँ क्यों उससे। अगर तो मौत वो है कि भाई हम मरेंगे और फिर कुछ भी नहीं होगा, बस हम सोएंगे सिर्फ, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे सुकून मिलेगा, मैं सो जाऊंगा। लेकिन अगर तो हम जैसे बचपन से सुन रहे हैं, अगर वैसा है कि डेथ जो है वो आपकी सोल की रिलोकेशन का नाम है, अगर ऐसा है तो मेरी सोल जहाँ लोकेट होगी मैं वहाँ दोबारा वही काम करूँगा, सवाल पूछूंगा। मेरे लिए तो दोनों सिचुएशंस में एडवांटेज है, तो मैं मौत से नहीं डरूंगा क्योंकि मैं मौत को जानता नहीं। तो फिर भाई बात आगे बढ़ती है, फिर वही कहानी होती है। वो बार बार यही कहते हैं कि जो है तुम समझाते हैं बड़ा सोक्रेटिस को ना, बट सोक्रेटिस कहता है कि यार देखो, ये जो डिवाइन इंट्यूशंस है ना मेरी, जब मैं कुछ गलत करता हूँ तो मेरी डिवाइन इंट्यूशंस मुझे खुद बोलती हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ। बट अभी मैं जब घर से निकला, मैं यहाँ तक आया, मुझे कुछ मेरी डिवाइन इंट्यूशन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो इट मीन्स मैं हक पे हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और लॉजिकली भी मैंने आपको बता दिया कि मौत से मुझे क्यों जो है वो डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ मौत को, मौत है क्या। अब वोट कास्टिंग होती है भाई, सब जो है ना वोट कास्ट करते हैं। 30 वोट टोटल जो है ना, वो 30 वोट की वजह से सोक्रेटिस को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। 30 वोट जो हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं कि मतलब सोक्रेटिस जो है वो गिल्टी है। तो अब उन वोट कास्टिंग की ही बुनियाद पर वहाँ फैसले होते थे, तो वो फैसला हो गया कि भाई सोक्रेटिस गिल्टी है। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि यार मुझे तो अभी भी तुम लोगों पे ये हैरत हो रही है, ये मतलब मैं बड़ा परेशान हूँ इस बात पे कि तुम लोगों को तो यही नहीं पता कि तुम्हारी यूथ के लिए फ़ायदेमंद कौन है, नुकसानदेह कौन है। और मुझ जैसा इंसान तो तुम्हारे लिए खुदा की तरफ से भेजा हुआ तोहफ़ा है, मैं तो खुदा की तरफ से भेजा हुआ तोहफ़ा हूँ तुम्हारे लिए। और मुझे तुम अगर इस तरह से एग्जाइल करोगे या एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा, तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, बट तुम लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो मैंने अभी तक किया है, जो अभी तक की मैंने तुम्हें सर्विसेज दी हैं, उस सर्विस में चूँकि मैं गरीब इंसान हूँ, और गरीब इसी वजह से हूँ क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी काम ही यही किया है। मैं सुबह निकलता हूँ सवालात पूछने के लिए और मैं शाम को घुसता हूँ घर में सवालात पूछ के। ज़ाहिर है मेरी भी एक फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, बीवी है, सब है आप ही लोगों की तरह। तो मेरे पास भी जो है वो फिर कुछ ना कुछ
मेरी भी आखिरी ख्वाहिशें होनी चाहिए जिनको पूरा करना चाहिए आप लोगों को। तो वो कहता है भाई अभी तक जो जितना मैंने अच्छे अच्छे काम किए, सवाल पूछे, जो मैंने खुदा का काम किया, या जो भी मैंने आप लोगों के फेवर में चीज़ें की, उसके लिए आप फिर मुझे एक काम करो किसी महल में मुझे जो है ना खाना खिलाओ, जब तक मेरा जो है वो एग्जीक्यूशन का टाइम नहीं आ जाता तब तक मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी दो, मुझे अच्छा खाना जो है ना वो अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, अच्छा माहौल दो, किसी महल में खाना दो। आप देखो यार कि मतलब एक बंदा, उसको ये बात पता है कि मेरा फैसला आ चुका है डेथ का, तो अब मैं एग्जीक्यूट ही होऊंगा, बट वहाँ भी वो खड़े होकर ये बात बोल रहा है कि आप जो है वो मेरे साथ, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आप मुझे महल में खाना खिलाओ। ऐसा बंदा तो यार फिर पागल ही बोलेंगे ना ऐसे इंसान को। तो कहानी जो है फिर चलती है, उस पर वोट कास्टिंग हो जाती है, अब उसको सज़ा सुना दी है। अब वो जो है आगे नेक्स्ट डायलॉग में फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे जेल में किससे क्या क्या बातें हुई उसकी, और जब वो जेल में था तो किस तरह का टाइम उसने गुजारा। अच्छा, अब जो है ना ये जो मैंने आपसे शुरू में 5 सवाल पूछे थे ना, या आप सोचिएगा लाजमी कि सच बोलना कितना ज़रूरी है, मौत का डर होना ज़रूरी है, नहीं है, आपके पास वो विजडम है जो आप क्लेम करते हो, सोसाइटी में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, और क्या आपके पास डिवाइन इंट्यूशंस हैं या नहीं है, जो सोक्रेटिस के पास थी। सोक्रेटिस तो वो यही बोला ना उसने लास्ट में कि भाई मेरे पास जो मेरी डिवाइन इंट्यूशंस है वो मुझे मना नहीं कर रही कुछ भी ऐसा करने में जो मैं अभी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। तो आज के लिए ये डायलॉग, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ अब जो है ना वो प्लेटो के डायलॉग्स तो जो चल रहे हैं ठीक है, वो हम प्लेलिस्ट चलाएं, बट मैं सोच रहा हूँ अब ये फ्रांज काफ्का या फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की हम शॉर्ट स्टोरीज़ को भी थोड़ा एक्सप्लोर करें, क्योंकि मैंने अभी तक दोस्तोयेव्स्की की एक बस वाइट नाइट पढ़ी, सही थी, वो भी मुझे अच्छी लगी। और अच्छा, दोस्तोयेव्स्की का इस वजह से क्योंकि फ्रेडरिक नीचा कहते हैं कि अगर मैंने किसी साइकोलॉजिस्ट से कुछ सीखा है तो वो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की है, तो मुझे लगता है कि फिर हमें शायद उनको भी जो है वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए कि कैसा आदमी था, क्या था। तो आज के लिए तो हमने ये अभी तक हमने एक यूथेफ्रो डायलॉग कवर कर लिया है और अपॉलॉजी कवर कर ली है। अब ये वीडियो देखने के बाद रिक्वेस्ट है मेरी, आप लाजमी अपने आप से 5 सवाल पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है बीच में हम किसी शॉर्ट स्टोरी का भी एक्सप्लेनेशन डालें। आई थिंक एन ऑनेस्ट थीफ का एक्सप्लेनेशन में डालूँगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर।